हेलो दोस्तों, प्रतिमा जीएस एकेडमी पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मौर्योत्तर काल प्रारंभ होता है आज। मौर्योत्तर काल का मतलब होता है मौर्यों का पतन। कहा जाता है कि जब एक बड़ा साम्राज्य का विघटन होता है तो कई छोटे छोटे साम्राज्य या छोटे छोटे वंश कह सकते हो बन जाते हैं। एक बड़ा पहाड़ अगर टूटेगा तो कई छोटे छोटे टुकड़ों में बंट जाएगा। वही हाल एक साम्राज्य के विघटन के पश्चात होता है। जब मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ तो शक, कुषाण, बैक्टीरिया, ये जितने भी प्रकार के छोटे छोटे आक्रमणकारी आए वो भारत में अपना स्थान बनाने की चेष्टा करने लगे। वहीं मौर्य साम्राज्य के विघटन के पश्चात शुंग, सातवाहन और अन्य छोटे छोटे राज्यों ने अपना स्थान सुनिश्चित कर लिया। और जब विदेशी आक्रमण प्रारंभ हुआ तो विदेशी आक्रमणकारियों में सबसे पहले आए हिंद यवन। इन्होंने आक्रमण किया। साथियों, ये चाइना दीवार है। ये जो है चीन की दीवार है। चीन ने अपने यहां एक दीवार बना दिया और यहां पे जो मध्य एशिया है, मध्य एशिया, यहां पे लोग लुटेरे रहते थे। और अब वो चाइना जा नहीं पाएंगे। जब चाइना वो जा नहीं पाएंगे, और ये आज के 2500 साल पहले की बात है, यानी 184 बीसी के आसपास की बात है। अब इधर ये लोग जा नहीं पाएंगे चाइना में, और इधर कुछ है नहीं। यहाँ पे आगे चले सागर है और उधर यूनानी ग्रीक हैं, ये ऑलरेडी पहले ही लुटेरे हैं। तो ये कहाँ जाएंगे? बैक्टीरिया के लोग, यानी जो वर्तमान अफगानिस्तान है, मध्य एशिया है, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये लोग कहाँ जाएंगे? तब इन्होंने रुख किया कि चलो इधर लूटते हैं। अब जैसे इधर पहुंचे तो ये बैक्टीरिया पे था, यहाँ पे बैक्टीरिया है। अब बैक्टीरिया पहुंचे तो यहाँ भी पहाड़ ही पहाड़ था। लेकिन यहीं पे अपना स्थान सुनिश्चित किए। कहा जाता है कि जब तक आपको मैप का आकार न पता हो तब तक ये नहीं पता होता है आगे क्या है। जब ये यहाँ पहुंचे तब इनको दो रास्ते पता चले। एक ईरान के तरफ जा रहा था और मिस्र के तरफ, और दूसरा भारत के बारे में चर्चा था, यानी जम्बू द्वीप के बारे में। जम्बू द्वीप के बारे में चर्चा था कि बहुत समृद्ध क्षेत्र है। तो एक टीम तो इनकी इधर चली गई लुटेरों की, और एक टीम यहाँ पे जो मैंने स्थान बना रखा है, ये बोलन दर्रा और एक है खैबर दर्रा। तो क्या होता था कि जो लुटेरे आते थे स्थल मार्ग से, वो इसी दर्रा से आते थे, क्योंकि ये सब पहाड़ है। हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला है, ये हिमालय पर्वत श्रृंखला है। भारत एक अद्भुत इसका दृश्य है कि एक तरफ अरब सागर, दूसरी तरफ बंगाल की खाड़ी, ओवरऑल हिंद महासागर, और एक तरफ हिमालय मुकुट की भांति सुशोभित कर रहा है। मतलब एक अद्भुत दृश्य है। इसीलिए इसे हिंद महासागर का उपमहाद्वीप कहा जाता है। भारतीय उपमहाद्वीप बोला जाता है। अब ये लोग, एक टीम तो इधर चली गई और एक टीम आक्रमण करने भारत में आई, बोलन दर्रा और खैबर दर्रे से। अब यहाँ पे जब राज करने के लिए पहले से एक वंश था, उसका नाम था डेमेट्रियस प्रथम। अब यहाँ के राजा डेमेट्रियस प्रथम आक्रमण करने भारत में आ गए, और यही का एक दूसरा लुटेरा समूह बढ़ा। तो उसने क्या देखा कि यहाँ का राजा कहाँ गया है? भारत में। और ये आकर के कब्जा कर लिए यहाँ पे। उनका नाम था यूक्रेटाइड्स।
देखिए डेमेट्रियस भारत में आते हैं, ध्यान रखिएगा। कौन आता है? ये खैबर दर्रा, बोलन दर्रा याद रखना। अगर क्रमशः जिस तरह बता रहे हैं, समझा रहे हैं, अगर समझ गए तो आने वाले कई सालों तक, जब तक आप एग्ज़ाम फाइनल नहीं कर लोगे तब तक नहीं भूलने वाले हो, उसके बाद भी चाहोगे तो नहीं भूलोगे। अब यहाँ से डेमेट्रियस ये भारत में आ गए और यहाँ पे स्थान, फिर बैक्टीरिया में स्थान कौन ले लिया? यूक्रेटाइड्स। इन्होंने यहाँ पे स्थान ले लिया, कब्जा कर लिया। अब डेमेट्रियस को पता चला कि हम भारत को लूटने आए थे लेकिन हमारा खुद ही राज कब्जा हो गया है। तब यहीं पे एक है साकल। साकल है पश्चिमोत्तर भारत में, जो वर्तमान में अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर पे मिलता है। तो इन्होंने क्या किया? साकल को अपनी राजधानी बनाया और भारत के कुछ क्षेत्र पर कब्जा करके वहीं पे राज करने लगे। अब इतने में ही ये कहाँ रुकने वाले? इनसे तो ज़्यादा समृद्ध जगह पे खुदे आ गए। अब इनको लगा कि यार हम इस राज्य पे कब्जा किए हैं तो क्यों ना हम भारत पे आक्रमण कर दें। कहा जाता है कि यदि आप टूटते हैं, यदि आप में एकता भंग होती है तो उसका फायदा तीसरा उठा लेगा और तुरंत उठा लेगा। नैसर्गिक है, आप चाहें या ना चाहें। तीसरा चाहे या ना चाहे उसको लाभ ही लाभ होगा। जैसे ही डेमेट्रियस यहाँ पे आते हैं, बैक्टीरिया पे कब्जा होता है, लेकिन इन्हें पता चलता है कि डेमेट्रियस वहाँ ज़्यादा संपन्न है और ये भी आते हैं यहाँ पे कब्जा कर लेते हैं और ये थोड़ा और अंदर बढ़ाते हैं। यानी ये पहुँचते हैं तो ये तक्षशिला में अपनी राजधानी बनाते हैं। तक्षशिला में तब तक यहाँ पे एक दूसरा कबीला और आ जाता है, वो कब्जा कर लेता है। वो भी क्रमशः बताएंगे हम। इतना तक आप याद रखिए, डेमेट्रियस और यूक्रेटाइड्स जब यहाँ से ये कब्जा कर लेते हैं तो तक्षशिला को अपनी राजधानी बनाते हैं। कौन? यूक्रेटाइड्स। यानी दो ग्रुप में बट गए। यूनानी दो ग्रुप में, एक ग्रुप साकल से और दूसरा तक्षशिला से शासन करने लगे भारत में और अपना मूल स्थान छोड़ दिए। और मूल स्थान पे कब्जा तीसरा व्यक्ति कर रहा है, उसका नाम है शक। अभी इसके बारे में आपको मैं विधिवत बताता हूँ। डेमेट्रियस प्रथम ऐसा व्यक्ति था, हिंद यवन था, जिसने पंजाब पर आक्रमण करके साकल को अपनी राजधानी बनाया और यूनानी तथा खरोष्टी लिपि में, यूनानी तथा खरोष्टी लिपि में, ये मैं इनकी बात कर रहा हूँ डेमेट्रियस की, इन्होंने यूनानी तथा खरोष्टी दोनों लिपियों में सिक्के जारी किए। डेमेट्रियस वंश के जो शासक थे सबसे शक्तिशाली, उनका नाम था मिनांडर। मैं अभी डेमेट्रियस को बताता हूँ, तब तक के लिए आप साकल को साइड में कर दीजिए। क्या नाम है इनका? यूक्रेटाइड्स को। अब इनका डेमेट्रियस का सबसे शक्तिशाली शासक था मिनांडर। ये इतना ताकतवर था और बहुत ही तर्क शक्ति वाला था। एक बार इसके दरबार में बौद्ध भिक्षु नागसेन पहुंचे और इन्होंने इनसे कहा कि आप बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लें। मिनांडर ने प्रश्न पूछे और मिनांडर प्रश्न पूछते गए, नागसेन उत्तर देते चले गए। इसी एक पुस्तक लिखी गई नागसेन के द्वारा, मिलिंद पन्हो। मिलिंद पन्हो इसका मतलब होता है मिनांडर के प्रश्न। अब मिलिंद पन्हो जब लिखी गई, उसमें जितने भी प्रश्न मिनांडर ने नागसेन से पूछे थे उस सभी का उत्तर उन्होंने दिया
और कहा जाता है इससे मिनांडर प्रभावित हुआ और बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया। यानी डेमेट्रियस वंश का सबसे ताकतवर शासक कौन सा धर्म अपना लिया है? बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म को अपना लिया। अब यहाँ पे डेमेट्रियस और मिनांडर दो शासक को याद रखिए। पहले यूनानी शासक डेमेट्रियस जिसने भारत पर आक्रमण किया, और दूसरा सबसे ताकतवर शासक मिनांडर जिसने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया। अब यूक्रेटाइड्स महोदय जो हैं, ये तक्षशिला को अपनी राजधानी बनाते हैं। तक्षशिला को और ये शासक बनते हैं, यानी भारत पर आक्रमण करने के पश्चात तक्षशिला को राजधानी बनाया। और इनका सबसे शक्तिशाली शासक हुआ एंटियालकीड्स। कौन हुआ? एंटियालकीड्स। ये बहुत ताकतवर शासक था। इसने शुंग शासक भागभद्र के दरबार में भागभद्र के दरबार में एक अपना राजदूत हेलियोडोरस को भेजता है। अब भागभद्र तो भागवत धर्म को मानने वाले हैं, वैष्णव धर्म को मानने वाले हैं, और उनके दरबार में हेलियोडोरस आता है। और भागभद्र से मुलाकात के पश्चात वो इतना प्रभावित होता है इनके व्यक्तित्व से कि ये वहीं पे विदिशा में जाता है। विदिशा में जाने के बाद में एक गरुड़ स्तंभ की स्थापना करता है और भागवत धर्म को स्वीकार करता है। भागवत धर्म मतलब वैष्णव धर्म। वैष्णव धर्म को स्वीकार करता है। अब देखिए, डेमेट्रियस का सबसे ताकतवर शासक मिनांडर, वो बौद्ध धर्म को स्वीकार करता है। यूक्रेटाइड्स का सबसे ताकतवर शासक एंटियालकीड्स और उसका राजदूत हेलियोडोरस, वो जो है हेलियोडोरस विदिशा में जाता है, एक गरुड़ स्तंभ स्थापित करता है और भागवत धर्म को स्वीकार कर लेता है। यानी दो शासक आते हैं, दो दल आता है, एक साकर में और दूसरा तक्षशिला में, और ये अभी सिंधु नदी के उसी पार हैं। और दोनों लोग एक अलग अलग दोनों भारतीय धर्म को अपना लेते हैं। यानी कि हमने भी कुछ इनसे सीखा और कुछ ये हमसे सीखे। अब यहाँ से यहाँ का आक्रमणकारी हुआ शक, लेकिन पहले हम ये देख लेते हैं कि यूनानी जो आए उससे हमें क्या फ़ायदा हुआ और क्या नुकसान हुआ। कोई भी एक बर्बर जाति यदि सुधर जाए तो उसे नुकसान कम, फायदा ज़्यादा कहेंगे। लेकिन कब? जब वो अपना होकर रह जाए, आए और अपना बन के रह जाए। लेकिन आए, लूटे, मारे, चला जाए तो उसे कहेंगे लुटेरा। पहले जितने आक्रमणकारी होते थे, भारत हमारा शुरू से ही उदारवादी रहा है। कितने बार कितने लोगों ने आके लूटा, यहाँ से बदतमीजियाँ किया, यहाँ पे शासन किए, सब उठा ले गए, गुलाम बनाए, फिर भी भारत विकसित हो ही जाता है। फिर देखिए अभी हाल ही में भारत 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है, जबकि 200 साल तक अंग्रेज़ों ने
हमें लूटा। और सबसे अच्छी बात है कि अंग्रेज़ों को ही हटा करके हम 5वें स्थान पे आए हैं। तो कहने कुछ तो बात है इस मिट्टी में, कुछ तो बात है इस मिट्टी में कि इसकी हस्ती कभी मिटती नहीं। गैरों ने इसे बहुत लूटा, गैरों ने इसे बहुत खसोटा, फिर भी ये उपजती रही। इसकी मिट्टी की एक विशेषता है विकसित होने की। भारत उदारवादी शुरू से रहा। कोई भी मुंह उठाता था, चलाता था, भारत स्वीकार कर लेता था। कोई भी खाने के मोहताज होता था, भारत में मिल जाता था। लेकिन हद तो जब हुई जब भारत में आके उसी को लूटे और उसी के टुकड़े कर दिए, तो तकलीफ हुआ। यहाँ पे आते गए कौन सा, पहले शक आए, पहले यूनान आए, फिर शक आएंगे, फिर कुषाण आएंगे, फिर पहलव आएंगे। ऐसे एक एक लोग वहाँ से आते जाएंगे और सब भारत में भारतीय होते चले जाएंगे। यहीं लूटेंगे, खसोटेंगे, यहीं के यहीं रह जाएंगे, यहाँ के बन जाएंगे। तो तकलीफ कम होगा, क्योंकि यहाँ पे आए, कुछ लोग आए थे, यहाँ के बन के रह गए, कमाए, लूटे, लेकिन यहीं पे विकास किए। अंग्रेज़ों की तरह लूट करके नहीं ले गए। और भागभद्र के समय में आए, भागवत धर्म स्वीकार किए। तो यूनानियों से हमको फायदा क्या हुआ? तो यूनानी कुछ भी हो, गार्गी संहिता में कहा गया है, गार्गी संहिता और बारामिहिर महोदय कहते हैं कि यूनानी बर्बर थे लेकिन बुद्धिमान थे। बारामिहिर कहते हैं कि यूनानी बर्बर थे या जैसे भी थे, मलेच्छ थे, लेकिन उनकी ज्योतिष विद्या बहुत मजबूत थी, इसलिए हमारे पूर्वजों की भांति वो पूजनीय थे। हमने क्या सीखा? हमने ज्योतिष की विद्या सीखी यूनान से, ज्योतिष की विद्या सीखी यूनान से, यानी यूनानी से। हमने 7 दिन का विभाजन सीखा यूनानी से। हमने नक्षत्र देखकर भविष्य बताना सीखा यूनान से। हमने सिक्के बनाना सीखा, यानी लिखित सिक्के, यूनान से। प्रथम लिखित सोने का सिक्का यूनानियों ने ही चलाया था, यूनानियों ने ही चलाया था। इसे लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, यह प्रश्न कई बार पूछा गया है। यूनानियों ने ही चलाया था। अब हमने ही इनसे कुछ सीखा कि ये भी हमसे कुछ सीखे। तो ये ज्योतिष विद्या जानते थे, 7 दिन का विभाजन जानते थे, नक्षत्र ग्रहों के बारे में जानते थे, लेकिन इन्हें यह नहीं पता होता था कि शांति क्या चीज होती है। इन्हें यह नहीं पता था कि प्रेम क्या होता है। इन्हें यह नहीं पता होता था कि धार्मिक पद्धति क्या होती है। भाई बर्बर इंसान है, मारते खसोड़ते, खाने को कुछ था नहीं। ये सब इन्होंने भारत से सीखा। तो ये कहा जाता है कि जितना हम यूनानियों के ऋणी हैं, उतना ही यूनानी हमारे भी। हमने ज्योतिष विद्या सीखी, नक्षत्र विद्या सीखी, ग्रह विद्या सीखा, लेकिन हमने उनको शांति का पाठ पढ़ाया, हमने उन्हें प्रेम का पाठ पढ़ाया, हमने उन्हें धर्म के बारे में बताया, हमने उन्हें जीना सिखाया, हमने उन्हें खाना देना सिखाया, हमने एक दूसरे को प्रेम करना सिखाया। तो यूनानी असभ्य थे, हमने उन्हें सभ्य बनाया। बाद में यूरोपीय आके कहते हैं हम सभ्य हैं, बेवकूफ़ कहीं के। वो कैसे सभ्य हो सकते हैं? सभ्य भारत ही था, लेकिन भारतीय भूल गए कि हम सभ्य थे। अंग्रेज आए, मुंह उठा करके बोले हम सभ्य हैं, तुम्हें सभ्य बनाएंगे, लूट के लेकर चले गए। यहाँ के लोग बेवकूफ़ बनते रहे, भोले हैं ना। भारतीय बहुत भोले होते हैं, इनको प्रेम में ज़्यादा आस्था है, लेकिन इसमें भारतीयों की गलती नहीं है। ये हमारी संस्कृति की पहचान है, हमारी मिट्टी की पहचान है। हमारे भारत के जो हमारी गंगा जमुनी तहजीब है, हमारी जो नदियां हैं, हमारी जो यहाँ के सभ्यता है, कल्चर है, ये सब बताते हैं कि भारत कभी भी
अग्रेसिव या आक्रमणकारी के रूप में नहीं था। शक आक्रमणकारी। अब यूनानी के बाद में अब आते हैं शक। अब यूनानी चले आए तो शक पहले यहाँ से आते हैं, यहाँ कब्जा करते हैं, और यहाँ से शकों की 5 शाखाएं चलती हैं। 5, एक इधर जाती हैं और 4, 2 उत्तर में और 2 पश्चिम में जाती हैं। यानी 5 शाखाएं इनकी निकलती हैं और 5 शाखाओं में 4 शाखा भारत में प्रवेश करती है और एक ईरान की तरफ चली जाती है, और मुख्यतः 2 भागों में विभाजित होकर के 4 भागों में विभाजित हो जाती है। उत्तरी जो शाखा आती है, एक तक्षशिला और दूसरा मथुरा को अपना राजधानी बनाते हैं, यानी ये यूनानियों से ज़्यादा क्षेत्र में भारत को कब्जा करते हैं। और दक्षिण में एक नासिक, महाराष्ट्र के बाद नासिक, और दूसरा उज्जैन, इसको अपना स्थान बनाते हैं। यानी जो शक आते हैं तो शकों ने यूनानियों से ज़्यादा क्षेत्र पर कब्जा कर रखा, और इस समय उत्तर भारत में गुप्त साम्राज्य का उत्थान होने वाला है और दक्षिण में सातवाहन का। यानी तक्षशिला के जो शक थे, इनके प्रथम शासक थे माउस, और मथुरा में जो शक थे, यहाँ से तो विक्रमादित्य एक राजा थे मथुरा में, विक्रमादित्य ये 57 BC में वहाँ पे शासन कर रहे थे मथुरा में। तो इन्होंने यहाँ के शक राजा का नाम नहीं मिलता है, इतना मिलता है कि राजा विक्रमादित्य, जिसकी कहानी आप सुनते हैं कि राजा विक्रमादित्य पर विपत पड़ी तो भूजी मछली जल में गिरी, तो ये इन्हीं के बारे में कहानी है। विक्रमादित्य बहुत ही ईमानदार प्रवृत्ति के शासक थे, मथुरा में राज करते थे। इन्होंने यहाँ के शकों को मार डाला और मार के सबको भगा दिया, और उसके बाद में एक संभवत चलाया एरा, उसका नाम है विक्रम संभवत। सत्तावन BC ये जो विक्रम संभवत चलाया गया, ये राजा विक्रमादित्य ने मथुरा के शकों को मारने के बाद में चलाया था। यानी कि तक्षशिला के केवल एकमात्र शासक का नाम याद रखिए, जो सबसे प्रथम शासक थे माउस, और विक्रमादित्य ने मथुरा के शासकों को भगा दिया। यानी कि उत्तर भारत के शकों का काम खत्म हो गया। अब बचे नासिक के और उज्जैन के। तो नासिक के 2 प्रसिद्ध शासक हुए, नासिक के यहाँ के 2 प्रसिद्ध शासक हुए। एक का नाम था भूमक। नासिक के 2 शासक हुए, एक थे भूमक और दूसरे थे नहपान। तो भूमक राज किए, उसके बाद नहपान आ गए, इनका शांतिपूर्वक राज बीत गया। नहपान बहुत घमंडी था, ये बार बार में दम भरता था कि मैंने ऐसे बंजर भूमि से आकर के मैं इतना ताकतवर और बलशाली हूँ कि तुम्हारे यहाँ कब्जा कर रखा हूँ, हिंदुस्तान मेरे कदमों के नीचे रहता है। ये बहुत दम भरता था। उतने में इन्हें नहीं पता था कि इसके बगल में एक शासक थे सातवाहन, और वहाँ पे एक राजा शक्तिशाली था, उसका नाम था सातकर्णी। गौतमी पुत्र सातकर्णी, गौतमी इनके माता का नाम था। गौतमी पुत्र सातकर्णी यहाँ पे राज कर रहे थे, और ये पूरे भारत को एक करना चाहते थे।
सातकर्णी हमेशा कहता था कि हिंदुस्तान हमारा अपनी पहचान है, इसे खोने ना दिया जाए, और सभी राजाओं को एक करने की चेष्टा सातवाहन हमेशा करते थे। सातकर्णी ने नहपान से कहा कि तुम छोड़ करके हिंदुस्तान चले जाओ। नहपान ने कहा कि मैं क्षत्रप हूं, मैंने थाली में परोस करके सत्ता नहीं लिया है, कब्जा किया है मैंने, और मैं ताकतवर तुमसे हूं और यहां पे कब्जा करके रहूंगा। पूरे हिंदुस्तान को रौंदने की बात करता था। सातकर्णी ने इनका पकड़ा और गला काट दिया। कहा चलो हटो, तुम्हारे जैसे बहुत आते हैं, हिंदुस्तान है, वीरों की भूमि है, हम छेड़ेंगे नहीं, बाद में छोड़ेंगे नहीं। मार दिया नहपान को। अब जब नहपान को मार दिया, नहपान को गौतमीपुत्र सातकर्णी ने पराजित करके मार डाला, यानी नासिक भी खत्म। अब बचे उज्जैन। उज्जैन के शकों में एक राजा हुआ जो बहुत अच्छा राजा हुआ। उसने हिंदुस्तान को अपनी मातृभूमि कहा, उसने हिंदुस्तान को अपना कर्मभूमि कहा, उसने हिंदुस्तान को जीने के लिए और हिंदुस्तान के लिए मरने का वादा भी किया। हिंदुस्तान के जनता के लिए कार्य करने की उत्सुकता थी। उस शासक का नाम था रुद्रदामन। इन्होंने सौराष्ट्र में जूनागढ़ अभिलेख लिखवाया, और उसमें पता चलता है कि सौराष्ट्र में यहाँ पे इनके गवर्नर थे सुविशाख। सुविशाख के माध्यम से इन्होंने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया, पुनर्निर्माण, सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया। यानी कि जनता के हित में सोचने वाला शासक था। यानी शकों में इतने लोग थे, लेकिन जो रुद्रदामन था वो स्थान कोई नहीं ले पाया। उसके पश्चात अंतिम शासक हुए रुद्र सिंह तृतीय। यही के थे, उज्जैन के शासक थे, यानी अंतिम शक शासक, अंतिम शक शासक। क्या नाम था? रुद्र सिंह तृतीय। इनको गुप्त वंश के महान सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, इन्होंने कहा कि देखो तुम लोग अन्याय न करो और बहुत आया राज किया, तुम जाओ। इनको मार डाला और इस पे कर लिया कब्जा। यानी मौर्य साम्राज्य को, उज्जैन में शक साम्राज्य को हटा के गुप्त वंश ने कब्जा कर लिया। अब धीरे धीरे गुप्त वंश बढ़ेगा, लेकिन इसके बाद में, अब शक के बाद में आएंगे पहलव। मैंने बताया यहाँ से चाइना की दीवार उठ चुकी थी, यहाँ पे लुटेरे थे, एक एक लुटेरे बैक्टीरिया पे कब्जा करते थे, भारत में आते थे, दूसरा आके फिर बैक्टीरिया में कब्जा करता था, वो भारत आते थे, तीसरा कब्जा करता था। मतलब ऐसे आते गए और भारत में अंदर प्रवेश करते गए और लूटते गए, मार खाते गए, मरते गए। अब आते हैं पार्थियाई या पहलो। देखिए सबसे पहले आए हिंद, यवन नंबर 1 पे आए, उसके बाद में नंबर 2 पे आए शक, और अब नंबर 3 पे आए पहलव या पार्थियाई। पार्थियाई में माना जाता कि मैथ्रेडेट्स प्रथम ये वास्तविक संस्थापक रहे हैं पार्थियाई पहलो वंश के। और इसमें सबसे ताकतवर शासक थे गोंडोफर्निस। ये 20 से 41 ईस्वी में रहे हैं। गोंडोफर्निस ने अपनी राजधानी तक्षशिला बनाया। याद रहे कि पश्चिमी से ये लोग आ रहे हैं और तक्षशिला पास में ही पड़ जाता था, तो जो आता था आक्रमण करके राजधानी तक्षशिला को बनाता था।
गोंडो फर्नीज के समय में उनके साथ एक अभिलेख मिला, तख्ते वही अभिलेख सबसे पुराना अभिलेख माना जाता है। वैसे सबसे पुराना तो वर्धी अभिलेख माना जाता है, एक अभिलेख है, लेकिन इनके समय का एक अभिलेख मिला, तख्ते वही, जो पेशावर में प्राप्त हुआ है। इनके समय की एक महत्वपूर्ण घटना है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसी घटना के लिए ये पढ़े जाते हैं। पहलो हायरार्की में आते काम खत्म हो जाता। सबसे पहला इसे जो ईसाई प्रचारक था सेंट थॉमस, वो गोंडो फर्नीज के समय में माना जाता है कि 35 ईस्वी में आया था, और आने के बाद में वो सीधे दक्षिण भारत चला गया, और वहाँ पे तमिलनाडु में ये मार दिया गया। दक्षिण भारत में तमिलनाडु में ये मार डाला गया। कौन? सेंट थॉमस, ये ईसाई धर्म प्रचारक थे। कुषाण वंश, अब देखिए हिंदवन आए, इसके बाद में शक आए, शक के बाद में पहलव आए, और इनके बाद में आए कुषाण। यानी कि इन्हें यूची जाति का कहा जाता था, यूची कबीला। सब कबीलाई थे, लुटेरे थे सब। तो कुषाण आए, कुषाण को यूची कहा जाता था, यूची कबीला के थे ये। और प्रथम शासक कुजुल कडफिसियस, इन्होंने आक्रमण किया, और कुषाण वंश का संस्थापक इन्हें माना जाता है। लेकिन इन्होंने केवल तांबे का सिक्का चलाया था, तांबे का सिक्का चलाया था। इसके बाद में इनके उत्तराधिकारी हुए बिम कडफिसियस। इन्हें माना जाता है कि कुषाण वंश के ये वास्तविक संस्थापक थे। यानी रियल फाउंडर ऑफ कुषाण डायनेस्टी, ये वास्तविक संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं। दूसरी ओर इन्होंने सोने एवं तांबा दोनों सिक्का जारी किया। यानी कुषाण वंश के पहले शासक हैं बिम कडफिसियस, जिन्होंने सोने का सिक्का जारी किया, और सिक्कों पे यूनानी लिपि और खरोष्टी लिपि दोनों होता था। एक तरफ यूनानी लिपि, दूसरी ओर खरोष्टी लिपि। और सबसे बड़ी बात, इनके सिक्कों पे शिव, नंदी और त्रिशूल के आकृति प्राप्त होते हैं। त्रिशूल के आकृति बनी हुई है। इससे माना जाता कि बिम कडफिसियस का झुकाव था वो शैव धर्म के तरफ था, शैव धर्म के तरफ इनका झुकाव रहा होगा। उसके बाद में शासक बनते हैं कनिष्क, और सबसे ताकतवर शासक कनिष्क महोदय शासक बनते हैं, और ये कुषाण वंश के सबसे ताकतवर शासक माने जाते हैं। रेशम मार्ग या कैस्पियन सागर। अब माना जाता है कि जो कनिष्क महोदय हैं, इन्होंने जब चाइना पे आक्रमण किया पहली बार, तो पांचाऊ वहाँ के शासक थे। तो पहले तो कनिष्क हार गए, इन्होंने फिर आक्रमण किया चाइना पे, और ये फिर जीत गए। तो वहाँ से इन्होंने 2 फल लाया। कौन सा? आड़ू बुखारा
आड़ू बुखारा था और एक फल का और नाम आड़ू बुखारा। जब यहाँ की महारानी से इन्होंने विवाह कर लिया तो आड़ू बुखारा उनकी वहाँ की राजकुमारी को बहुत पसंद था, तो ये वृक्ष भारत में वहाँ की राजकुमारी के द्वारा लगाया गया। और कनिष्क ने अपनी राजधानी पुरुषपुर और दूसरी मथुरा में बनाया था। एक पुरुषपुर यानी पेशावर के पास और दूसरा मथुरा में बनाया था। कनिष्क का राज्याभिषेक 78 ईस्वी में माना जाता है, क्योंकि इन्होंने शक संबोध चालू किया। बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि कनिष्क हैं कुषाण शासक, चला रहे हैं शक संबोध, तो माना जाता है कि कनिष्क का किसी शक शासक के साथ युद्ध हुआ होगा और उसमें शकों को पराजित करके फिर अपना राज्याभिषेक कराए होंगे। और ये राज्याभिषेक 78 ईस्वी में हुआ होगा। तो इन्होंने शक संबोध यानी शक को मारने को याद करने के लिए शक संबोध चलाया होगा 78 ईस्वी में, इसीलिए शक संबोध नाम रखा। तो शासक हैं कनिष्क, वंश है कुषाण, संबोध है शक। ये हमारे आज भी पंचांग में, भारतीय पंचांग में इसे माना जाता है। तो शक संबोध के साथ में 78 ईस्वी में इन्होंने अपना राज्याभिषेक कराया होगा। चीन के साथ इनका युद्ध हुआ। पांचाल वहाँ के शासक थे। पहले ये पराजित हो गए थे, बाद में इन्हें विजय प्राप्त हुई। और जो रेशम मार्ग है इसे चीनपट बोला जाता था, चीनपट, इस पर इन्होंने कब्जा किया। और दूसरा उत्तरी मार्ग पे, यानी कि कनिष्क इतना ताकतवर शासक था कि दोनों मार्ग पे कनिष्क ने कब्जा कर लिया था। और कहा जाता है कि जिसका व्यापारिक मार्ग पे कब्जा हो उसका साम्राज्य पे पकड़ मजबूत हो जाता है। यानी कि अर्थ भला तो सब भला, इसीलिए कहा जाता है जब अर्थ बोलता है तो सत्य मौन हो जाता है। यानी इकोनॉमी सब कुछ होता है। तो इन्होंने इस पे कब्जा कर लिया था। किसने? कनिष्क ने। कनिष्क के समय में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन भी किया गया था, कश्मीर के कुंडल वन में हुआ था। और जब इस बौद्ध संगीति का, चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया तो बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया। एक हीनयान और दूसरा महायान, दो भागों में बट गया। माना जाता है कि दो कला शैलियाँ भी इन्होंने चलाया था, एक गांधार कला शैली और दूसरा मथुरा कला शैली। गांधार कला शैली में यूनानी प्रवृत्ति दिखती है और मथुरा में भारतीय कला दिखती है। गांधार कला में भगवान बुद्ध को टोपी, बहुत सुंदर टोपी, बहुत सुंदर टोपी पहना दिया गया है और एकदम आकर्षक, पैरों में बड़े बड़े जूते पहना दिए गए हैं और खूब लंबे लंबे घुंघराले बाल, मतलब एक अलग ही इनका भाव दे दिया गया है। अब मथुरा में जो रियल में थे बुद्ध, मुद्रा में बैठे हैं, उस तरह का, यानी भारतीय कला को इसमें दिखाया गया है। कनिष्क ने कनिष्कपुर और सिरकप नामक दो नगर भी बसाए थे। सिल्क मार्ग पर इन्होंने कब्जा कर लिया था और शुद्ध सोने का सिक्का यानी 124 ग्रेन गोल्ड का सिक्का जो है चलाए थे, कनिष्क ने ही चलाया था। और कनिष्क के दरबार में बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट, कनिष्क के दरबार में पारसो, वसुमित्र, अश्वघोष, नागार्जुन, चरक जैसे विद्वान निवास करते थे। यानी पार्श, वसुमित्र, अश्वघोष और नागार्जुन ये इनके यहाँ पे निवास करते थे। और चरक ये चिकित्सक थे। ध्यान रहे कि
इसके पहले मैंने जब हारिया कौन से बताया था, तो एक जीवक नाम का चिकित्सक था। ये थे बिंबिसार के समय में। चरक हैं कनिष्क के समय में। अभी एक आएंगे धन्वंतरी, ये गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। विक्रमादित्य के समय में ये मिलेंगे आपको। यानी ये तीन जो चिकित्सक हैं ये बहुत ही ताकतवर चिकित्सक थे। किसी को भी देख करके और सूत से नाप करके बता देते थे कौन सा बीमारी है। बहुत योग्य थे ये लोग, इनको याद रखिएगा एकदम से। तो जीवक थे बिंबिसार के समय में, धन्वंतरी भी गुप्त साम्राज्य पढ़ोगे आगे उसमें मिलेंगे, और चरक आपको कनिष्क के दरबार में मिले थे। यानी कि ये लोग इनके कनिष्क के दरबार को सुशोभित करते थे। कहते नहीं कि अगर विद्वान आपके साथ बैठा है तो केवल विद्वान की महानता नहीं है, इसमें आपका सौभाग्य है कि ऐसे विद्वान आपके साथ बैठे हों। उसके बाद में कनिष्क के बाद में वाशिष्ठ शासक हुए, फिर हुबिष्क हुए और फिर वासुदेव हुए। माना जाता है कि ये लोग कमज़ोर शासक थे। वासुदेव के समय में कनिष्क का काफ़ी साम्राज्य टूट गया था। कुषाणों ने सोने और तांबे के सिक्के चलाए थे, लेकिन चांदी का सिक्का कुषाणों ने नहीं चलाया। चांदी का सिक्का नहीं चलाया, एकदम याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। कुषाणों ने चांदी का सिक्का नहीं चलाया। अब यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण यह है कि जो आक्रमणकारी आए से हिंद, यवन, उसके बाद आए शक, उसके बाद आए पहलव, उसके बाद आए कुषाण। अब ये शासक यहाँ पे आए, इनको जो हिंद यवन को याद रखना है आपको कि इन्होंने क्या क्या किया। इसमें नंबर 1 पर है कि इन्होंने लेखबद्ध, लेखयुक्त सिक्का चलाया। उसके बाद में इन्होंने हमें नक्षत्र, यानी कि जो मुख्य कार्य यवन ने किया, शक ने किया, पहलो में तो ज़्यादा पॉइंट है नहीं, और कुषाण के बारे में जानने की ज़रूरत है जो आपको लिखा हुआ है। तो दोस्तों यहीं पे मैं अपने क्लास को समाप्त करता हूं, और आप लोगों से निवेदन करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, लाइक करें, और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।